दोस्तों, पाकिस्तान का ये कहना है कि गुड टेररिज्म होता है और एक बैड टेररिज्म होता है। यानी कि पाकिस्तान डिस्टिंग्विश करता है आतंकवाद के बीच में भी कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान के प्रो हैं, पाकिस्तान के फेवर में हैं, वो अच्छे टेररिस्ट हैं और जो एंटी पाकिस्तान है वो बैड टेररिस्ट है। दोस्तों, आतंकवाद हमेशा ही बुरा होता है, चाहे वो किसी देश के लिए हो, चाहे वो पूरे समाज के लिए हो, या चाहे वो विश्व भर के लिए हो। आतंकवाद चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो रशिया में हो, हर जगह तबाही ही लेके आता है। तो जरूरी है कि जो बड़े देश हैं, खास करके जो P5 देश हैं, परमानेंट मेंबर्स की हम बात करें, वो भी इस बात को बहुत गंभीरता से समझें और रिकॉग्नाइज करें और एक्नॉलेज करें इस तरह के टेररिस्ट को जो कि ग्लोबली बहुत ड्रेडफुल हैं और उनके काले कामों को। लेकिन चाइना इस बात को स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं तैयार? चाइना इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए क्यों नहीं तैयार कि ऐसे कितने सारे टेररिस्ट हैं लश्कर ए तायबा के और जैश ए मोहम्मद के, जो कि बहुत ज़्यादा खतरा है दुनिया के लिए। चाइना अपनी वीटो पावर का मिसयूज क्यों करता है यूएनएससी में इस तरह के टेररिस्ट को, ताकि ग्लोबली एक्नॉलेज किया जाए एज अ ड्रेडफुल टेररिस्ट। तो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में। और दोस्तों, आज का लीड आर्टिकल इसी इशू से संबंधित रहेगा, हेल्ड अप बाय द चाइनीज। यहां पे समझेंगे हम यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 के बारे और चाइना अपना जो वीटो पावर है, क्योंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, वो क्यों अपने वीटो पावर को मिसयूज कर रहा है। एक आर्टिकल दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, जहां पे बात करी जा रही है डोंट फोर्स द वोट। तो ये आर्टिकल एसवाई कुरैशी ने लिखा है, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। देखेंगे क्या बातें वो लिखते हैं, बिकॉज बहुत ही ओपिनियनेटेड हैं, वो काफ़ी वोकल हैं बहुत सारे मुद्दों को लेके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके बहुत वोकल हैं। तो देखेंगे यहाँ पे उन्होंने क्या बातें मेंशन करी है, क्या लिखा है उन्होंने। और एक आर्टिकल आईआर से संबंधित है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है और यहाँ पे बात करेंगे अमेरिका ने जो टैक्स सैंक्शंस लगाए हैं चाइना के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रहेगा। चलिए सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा। हेल्ड अप बाय द चाइनीज। नाउ, किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल में ये बात हो रही है, तो कुछ चाइना ने ना एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव था इंडिया और अमेरिका के द्वारा, उसको होल्ड कर दिया है, उस पर मतलब अपनी मंजूरी नहीं दी है, होल्ड कर दिया है। कह सकते हो कि एक तरह से एब्सटेन कर लिया उस पर कोई फैसला देने के लिए। वो क्या प्रपोजल था इंडिया और अमेरिका के द्वारा? इंडिया तो परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन ये यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 है, जहां पे रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसे टेररिस्ट को जो कि एफिलिएटेड है वेदर टू दी अलकायदा और वेदर टू दी आईसिस। तो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं, चाहे वो लश्कर ए तायबा के हों, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, जो अपनी एफिलिएशन अलकायदा के साथ और आईसिस के साथ रखते हैं। लेकिन यहां पे चाइना ने इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करा और ये चौथी बारी है कि चाइना ने इस अटेम्प्ट को, जो कि भारत के द्वारा रखा गया था, जो प्रस्ताव रखा गया था, उसको ब्लॉक करा है। पहले भी पिछले 4-5 महीनों में भी जब ये नाम सामने आया था शाहिद महमूद का, जो कि लश्कर ए तायबा के एक कमांडर हैं, तो चाइना ने इस बात को मंजूर नहीं किया था, चाइना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि उनको, यानी कि शाहिद महमूद को, लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में डाला जाए अंडर द यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267। अब ये आपको बता दूं कि 1267 कमेटी जो है, जिसके हम जो यूएनएससी रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसको 1999 में सेटअप करा गया था। और इसके चलते कोई भी यूएन मेंबर स्टेट, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो नॉन परमानेंट है, किसी टेररिस्ट का या किसी टेरर ग्रुप का या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने रख सकता है इस कमेटी के सामने। इन पर्टिकुलरली अगर वो टेररिस्ट या वो ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर एफिलिएशन दिखाती है अल कायदा के साथ और आईसिस के साथ। तो देखिए, आतंकवाद तो हर जगह बुरा है, चाहे वो भारत में हो आतंकवाद, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा टेररिज्म है। टेररिज्म इज बैड इन ऑल इट्स फॉर्म। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि भी दिस इज गुड टेररिज्म, दिस इज बैड टेररिज्म। तो हमारी कोशिश है, वॉर अगेंस्ट टेरर केवल अमेरिका की नहीं है जो कि पिछले 21 साल से चलती आ रही है, वॉर अगेंस्ट टेरर हमारी भी है। और काउंटर टेररिज्म के मामले में हमने काफ़ी यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स भी उठाए हैं, इंटरनली भी और इवन ग्लोबल स्टेज में, ग्लोबल फोरम्स पे भी हमने काफ़ी सारी बातें काउंटर टेररिज्म के रिगार्डिंग में, काउंटर टेररिज्म के फेवर में करी है। और हमने काफ़ी ऐसे टेररिस्ट हैं और ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हमने इन द पास्ट प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल रखा है कि उनको लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में डाला जाए, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो। लेकिन चाइना, एनी गेसेस, बिकॉज चाइना का बहुत अच्छा मित्र है पाकिस्तान, और हमको ये भी पता है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, दे आर प्रो पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी को काफ़ी फीड करती है, काफ़ी फंडिंग देती है, ताकि इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की नेफेरियस एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सके। तो ऑब्वियसली एट द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, चाइना इज होल्डिंग टू दिस प्रपोजल, चाइना इज ब्लॉकिंग टू दिस प्रपोजल विच इज सजेस्टेड बाय इंडिया एंड अमेरिका कंबाइंड।
ना अब रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं, एक बार लिस्टिंग प्रपोज की जाती है, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने रखा जाता है, उसको लिस्ट में अडॉप्ट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू अ नो ऑब्जेक्शन प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ द कमिटी, जो कि कंप्राइज करता है ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, यानी कि जो P5 मेंबर्स हैं, अगर वो होल्ड कर देते हैं ऑन द लिस्टिंग, यानी कि जो नाम सामने रखे गए हैं, जो प्रस्ताव सामने रखा गया, अगर उसको वो होल्ड कर देते हैं, तो उसको आगे, यानी कि उस लिस्टिंग को आगे फिर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। एक बात को हम समझें कि परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर का आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है, आपको मिसयूज नहीं करना है। अब यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर है चाइना, तो चाइना अपनी वीटो पावर का मिसयूज कर रहा है, और उसको मिसयूज करते चाइना ने बहुत बारी यानी कि पिछले 4 महीनों में तो चौथी बार ये हो चुका है कि चाइना ने इस बात को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। चाइना ने कहा है कि भाई मैं इस फैसले को होल्ड कर रहा हूं, मैं शाहिद महमूद को या मसूद अजहर को या किसी भी ऐसे टेररिस्ट को, खास करके जिसका नाम इंडिया दे रहा है, उसको मैं इस लिस्ट में नहीं डालूंगा, कि भाई आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे नहीं पता कि वाकई में टेररिस्ट है भी कि नहीं है। तो लुक एट दैट कि चाइना कितना इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब पीरियोडिक रिव्यूज होते हैं, चलो अगर आपने होल्ड भी किया है, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री ने, अब कौन सी पर्टिकुलर कंट्री होगी, P5 मेंबर्स ही होंगे, अगर वो होल्ड करते हैं इस प्रपोजल को, तो ठीक है, इसको फिर से पीरियोडिकली 6 महीने के बाद रिव्यू किया जाता है। लेकिन अब 6 महीने के बाद भी अगर वो देश बोले, चलो यहाँ पे चाइना है, कि नहीं मैं अभी भी होल्ड ही करना चाहता हूँ इस फैसले पे, मैं अभी भी यहाँ पे कन्विंस नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ कि भाई इस इंसान को या इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लिस्ट करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एफिलिएटेड टू अलकायदा और आईसिस, तो मैं इस बात को लेकर अभी कन्विंस नहीं हूँ, तो अगेन मामला वहीं पे रह जाता है ना। व्हाट इज न्यू इन चाइना होल्डिंग? अभी कुछ नई बात तो नहीं है, चाइना की पुरानी आदत है, 2001 से 21 साल से चाइना इस तरह के काम करते आ रहा है। खास करके मोस्टली जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वहां पे अगर उनका नाम सामने आता है, अगर उन व्यक्तियों का नाम सामने आता है, तो चाइना हमेशा उस फैसले को होल्ड करता है। अब चाइना तो इस बात को भी ऑब्जेक्ट कर रहा था कि भाई जो जैश ए मोहम्मद के जो फाउंडर है मसूद अजहर, वो टेररिस्ट नहीं है, हम उसको लिस्ट नहीं करेंगे इस लिस्ट में, इस पर्टिकुलर लिस्ट में। मसूद अजहर जैसे आप जानते हैं, जो कि इंडियन एयरलाइंस IC 814 हाईजैक हुआ था, अगर आपको याद हो, 24 दिसंबर 1999 की बात है ये। और उस वक्त ये जो फ्लाइट थी IC 814 कहाँ जा रही थी? ये काठमांडू जा रही थी, नेपाल में जा रही थी, उसको हाईजैक कर दिया गया था, और हाईजैक करके इसको डाइवर्ट कर दिया गया था कंदहार के टूवर्ड्स। तो वहां पे तब जो टेररिस्ट थे, उन्होंने क्या डिमांड किया था कि आप मसूद अजहर को रिलीज करें, तभी जाके जो आपके बंदी हैं, यानी कि जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं जो कि काठमांडू जा रहे थे, तभी हम उनको रिहा करेंगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा भी हुआ था, दिसंबर लास्ट वीक की बात है 1999 की, दिस इज 23 ईयर्स बैक। तो वही मसूद अजहर को रिलीज करा गया था। अब वो इतने ड्रेडफुल टेररिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना का क्या कहना था, 2001 की बात है, कि नहीं वो टेररिस्ट नहीं है, हम ऑब्जेक्ट करेंगे, उनको इस लिस्ट में नहीं दाखिला देंगे। और ये लिस्ट कब बनी थी? लिस्ट 1999 में बनी थी। कौन सी लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ? UNSC 1267 रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ दिस इज नॉट एडिंग अप, ठीक है। अब जैश ए मोहम्मद को लिस्ट किया गया था एट UNSC इन 2001, और अजहर को, मसूद अजहर को मेंशन करा गया था कि इस ग्रुप का फाउंडर तो ये है। तो अगर जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मसूद अजहर वहां पे कोई डॉक्टर की तरह तो नहीं काम कर रहे ना, अगर वो उसके फाउंडर हैं, ठीक है, तो वहां पे वो कोई डेंटिस्ट तो नहीं है ना जैश ए मोहम्मद के। तो अब उसको इतने सालों के लिए डेजिग्नेट नहीं करा गया इस लिस्ट में। इवन पार्लियामेंट अटैक हुआ दिसंबर 2001 में, ताज टेरर अटैक्स की हम बात करें, मुंबई 26/11 की बात करें, चाइना फिर भी कहता रहा कि भाई नहीं, हम इस लिस्ट में मसूद अजहर का नाम नहीं रखेंगे, हम कन्विंस नहीं है, वी हैव इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, कि हम कैसे कह सकते हैं कि मसूद अजहर वाकई में टेरर एक्टिविटीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वी नीड मोर एविडेंस। नाउ दिस इज वेरी फनी, मतलब आई मीन दिस डज नॉट एड अप, डेफिनेटली दिस इज नॉट एडिंग अप कि चाइना ऐसा क्यों कह रहा था। इट वॉज ओनली इन May 2019, 3 महीने के बाद, जब February 14 की बात है 2019 में, जब पुलवामा में अटैक हुआ था, और ऑब्वियसली जो पुलवामा का अटैक था दैट वाज ट्रेस्ड टू द जैश ए मोहम्मद, व्हिच मींस दैट वाज ट्रेस्ड टू मसूद अजहर। ओनली तब 2001 से मामला चलता आ रहा है कि मसूद अजहर को इस लिस्ट में डाला जाए कि ना डाला जाए। 2019 में जाके चाइना ने बोला कि हाँ ठीक है, जो हमने फैसला होल्ड करने का था उसको विड्रॉ करते हैं, और हाँ हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो इस लिस्ट में एज अ टेररिस्ट उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है चाइना के? अभी जो रिसेंटली जो UNSC की मीट हुई थी, वहां पे जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द UN, रुचिका कंबोज, यहाँ पे उनकी फोटो भी है, उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो प्रैक्टिस है ऑफ अपनी वीटो पावर का मिसयूज करते हैं, आप होल्ड कर देते हैं कोई लिस्ट में नाम हम प्रपोज करें, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत रिग्रेटेबल बात है। कि देखिए अगर आतंकवाद से हमने लड़ना है, तो वहां पे अपने आपसी डिफरेंसेस तो हम नहीं लेके आ सकते ना, और आतंकवाद को तो हम नहीं कह सकते कि अच्छा आतंकवाद है, बुरा आतंकवाद है, जैसे पाकिस्तान का तरीका है,
ठीक है, इतने सारे खूंखार टेररिस्ट हैं, नोटोरियस टेररिस्ट हैं जो कि आम ऐसे आज़ाद लोगों की तरह फिर रहे हैं और जो कि दुनिया के लिए खतरा है, तो क्यों ना उनको और यानी कि इनके प्रति क्यों ना कोई और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्यों ना इनको ऐसे लिस्ट में डाला जाए। इस तरह के मेजर्स उठाने बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अब पिछले 14 सालों से 14-15 सालों से जब से मुंबई अटैक्स हुए हैं 2008 में, हमने काफ़ी सारे तौर तरीके अपनाए हैं कि कैसे हम इंटरनेशनल कंसेंसस को बिल्ड अप कर सकते हैं, कैसे ओपिनियन मोबिलाइज कर सकते हैं ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, अब यूएनएससी के जो टेरर लिस्टिंग्स हैं वो एक दैट इज वन सच रूट, दैट इज वन सच तरीका, लेकिन चाइना ने इंडिया की कोशिशों को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करा है। नेवरदलेस बहुत सारे अभी ऐसे और भी बहुत सारे हजारों टेररिस्ट हैं, ठीक है, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान बेस्ड है, वो जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और वो अभी भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, 1267 रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। कंक्लूजन की बात यहाँ पे करें तो पहले तो ये बात को हम समझें कि देखिए पाकिस्तान, देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान फंडिंग करता है इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, इन टेरर ग्रुप्स की। अब हमको ये भी पता है, चलो अब इत्तेफाक की बात बोलें कि अभी पीछे अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान की आर्मी को सेल करे थे, पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिए थे, और उस वक्त ये बात भी करी गई थी, अभी 10 दिन पुरानी ही बात है, कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम ये भी देखें कि पाकिस्तान का नाम जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में ना हो। और आज वही बात न्यूज़ में आई कि भाई और कुछ हफ्ते की बात है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में नहीं रहेगा। हमने बार बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ये हमने अपील करी है, हमने याचिका डाली है दैट पाकिस्तान हैज़ अ रिकॉर्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑफ दिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन, सो वी मस्ट एक्ट टुगेदर कि पाकिस्तान कैसे इस तरह का काम को रोक सकता है, कैसे हम पाकिस्तान को कर्ब कर सकते हैं। और लेकिन अब डेफिनेटली अब क्योंकि पाकिस्तान अब इस ग्रे लिस्ट का हिस्सा नहीं रहेगा, नाउ दैट विल बी सीन कि ग्लोबल कम्युनिटी कैसे अब रिएक्ट करती है, कैसे हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं दैट डिस्पाइट पाकिस्तान नॉट बीइंग इन दिस लिस्ट, वेदर पाकिस्तान इज कर्बिंग द टेरर फाइनेंसिंग और नॉट, राइट। और एक और बात यहाँ पे समझने वाली ये आती है कि अब देखिए टेररिज्म तो टेररिज्म है, लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत की लिस्ट और अमेरिका की लिस्ट अलग अलग है ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट? व्हाई कांट इंडिया एंड अमेरिका बी यूनाइटेड? Why can't they sit down and pressurize the other countries that look, these are the terrorists which are a threat to the whole world, to the whole humanity. Let's list them as the most dreadful terrorist and under this resolution. चलिए अगला आर्टिकल, डोंट फोर्स द वोट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात हम समझें, देखिए वोट करना तो हमारा अधिकार है। अब आप वोट करना चाहते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, आपके जनरल असेंबली इलेक्शंस हैं, आप वोट करने जाते हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल, चलो स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, व्हाटएवर, आपको छुट्टी होती है, आपको उस दिन की लीव मिलती है ताकि आप वोट कर सकें। लेकिन अब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि आपको फोर्सफुली वोट करना है। आप वोट करें तो अच्छी बात है, देखिए आपकी ड्यूटी है ना, आपकी ड्यूटी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हम जन भागीदारी की बात करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो एक अच्छी बात है कि आप अपना फैसला करें, आप किसको चाहते हैं, आपके पास ये पावर है। अगर आपकी उम्र है 18 साल से ऊपर की, भी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। जिसको आप चूज करते हैं वो इलेक्शन जीते ना जीते वो बात की बात है, लेकिन आपके हाथ में वो पावर है। अब डेफिनेटली बहुत जरूरी है वोट करना, लेकिन यहां पे हम क्यों बात कर रहे हैं? अभी रिसेंटली एक बात सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने एक MOU साइन किया था कम से कम 1000 कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ, 1000 प्राइवेट कंपनीज के साथ, फर्म्स के साथ, कि भी हम मॉनिटर करना चाहते हैं कि भी कौन से वो लोग, कौन से वो एम्प्लॉयज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि वोटिंग वाले दिन छुट्टी तो ले लेते हैं लेकिन वोट करने नहीं जाते हैं। अब यहां पे ये करा गया है कि नेम एंड शेम देम, कि भाई अब चलो, अब ये बात थोड़ा सोचने वाली है कि जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं, अब उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है कि वो वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको आप फोर्सफुली नहीं कह सकते हैं कि आप वोट करिए। ऐसे तो ये क्रिमिनल एक्शन तो नहीं है ना, अगर कोई वोट करने नहीं जा रहा कि आप उनका नाम अपनी कंपनी की वेबसाइट में डाल दें। यहां तक कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है गुजरात के, उन्होंने ये भी कहा था कि जो कर्मचारी हैं स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के या जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वोट नहीं करते हैं, उनको भी ट्रैक करा जाए और उनका नाम भी इस वेबसाइट्स में, जो सरकारी कंपनीज की वेबसाइट है, वहां पे उनका नाम डिस्प्ले किया जाए। व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग? तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी। अभी रिसेंट विजिट टू गुजरात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ये बात बोली कि देखिए कमीशन जो है ना, जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो इन्फोर्स नहीं कर सकता कंपल्सरी वोटिंग, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांटेड टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में जो कि वोट नहीं करते डिस्पाइट उस दिन छुट्टी होती है। चलो, वोटर बिहेवियर, वोटर अवेयरनेस, एजुकेट करना, परसुएट करना, वो बात तो सही है, लेकिन आप जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप क्यों नहीं वोट करते हैं। आप ठीक है, आप लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं कि वोट करने के क्या फायदे हैं, है ना। अब इतनी बात तो सबको पता होनी चाहिए, जो भी अब व्यक्ति है 18 साल से ऊपर का, उसको पता होना चाहिए कि वोट करना बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कोई नहीं कर रहा तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप वोट करें। अब इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमारे सामने आई हैं, कुछ सवाल हमारे सामने खड़े उठते हैं। एक तो वोटर राइट्स के ऊपर, दूसरी बात कंपल्सरी वोटिंग के ऊपर, तीसरी बात प्रिवेसी की बात आ जाती है, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग की यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई क्या ऐसे व्यक्तियों का नाम वेबसाइट पे डालना, डिस्प्ले करना, क्या वो उनकी प्रिवेसी की वायलेशन नहीं है। तो कोई भी कोerशन, कोई भी जोर जबरदस्ती की अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो सही बात नहीं मानी जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ऑथोरिटेटिव बॉडी नहीं है ना। और ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वाली बात होगी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मैंडेट है फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना, अगर वो अथॉरिटेटिव हो, है ना, तो ये तो बहुत एंटीथेटिकल बात होगी डेमोक्रेसी के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के प्रोविजंस को, संविधान की मर्यादा को भी वायलेट करता है। अब नोटा जजमेंट की बात आती है। देखिए 2009 की बात है, 2009 में याचिका ये डाली गई थी दैट देखिए ऐसा है कि इलेक्शंस होते हैं, है ना। अब हम कैसे कह लें कि जो सरकार अभी आई है सत्ता में, पावर में, कि वो भाई वो सरकार सही सरकार है, लोगों के हित में ही काम करेगी। तो ये याचिका डाली गई थी कि भाई वोटिंग को मैंडेटरी कर दो, ताकि ताकि जो मेजोरिटी आ रही है, मेजोरिटी जो आ रही है वो ज़्यादा टर्नआउट्स के कारण है। यानी कि बात ये होती है कि भाई जो इलेक्शंस होते हैं, अगर 50% वोटिंग हो रही है, 60% वोटिंग हो रही है, 45% वोटिंग हो रही है, तो विल ऑफ द मेजोरिटी तो डिसाइड नहीं हो पाई ना। यानी कि एक शहर में 100 लोग रहते हैं, अब 100 लोगों में से केवल 40 लोग आए वोट करने के लिए, है ना। अब उन 40 लोगों में से 30 लोगों ने किसी को वोट किया, 10 लोगों ने किसी को वोट किया, तो जिसके पास 30 वोट्स हैं वो वहां का एमएलए बन गया। अब वो कैसे, अब इस बात का कैसे फैसला करें कि जिसके पास 30 वोट है वो वाकई में विल रिप्रेजेंट करेगा 100 लोगों की जो कि उस एरिया में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बात आती है। तो ये याचिका डालेगी कि भैया मैंडेटरी कर दीजिए वोटिंग को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करें, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम नोटा जजमेंट भी कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि आप वोट नहीं करते हैं, या अगर आप नोटा भी वोट करते हैं, अगर आप जाते हो और आप नन ऑफ द अबव भी वोट करते हैं, तो वो भी एज अ फॉर्म ऑफ आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए फंडामेंटल राइट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। जरा इस बात को सोचें, हर एक इलेक्शन में कुछ होंगे जो कि वोट करेंगे, जो कुछ होंगे जो नहीं करेंगे। आपके अपने आइडियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, आपको कोई भी पार्टी अच्छी लग सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, वो होमलेस है। अब जो मजदूर हैं, जिनको लगता है कि भाई नहीं, अगर हम जाएंगे वोट करने के लिए तो जो हमारा सेठ है, हमारा मालिक है, वो हमारा दिन की दिहाड़ी काट देगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्यों जाएंगे वोट करने के लिए। हालांकि प्रपोजल्स हैं यहाँ पे कि भी जिस दिन वोटिंग होती है तो कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो, है ना, कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी ऐसी हम यूनिवर्सिटी की बात करें, दुकान की बात करें, कंपनी की बात करें, उनको शट करना पड़ेगा, अपने आपको शट डाउन करना पड़ेगा जिस दिन वोटिंग है। नहीं तो 25 साल पुरानी बात है कि जुर्माना जो था 500 रुपये का, वो आज भी जुर्माना 500 रुपये का ही है। 500 रुपये आज के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगेन, अब ये कहना कि हम कंपलसरी वोटिंग को इंकरेज करें, वो बात सही नहीं होगी। परसुएड करिए, लोगों को मोटिवेट करिए। अब इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम है जिसको हम SVEEP भी कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये 2010 से चलता आ रहा है, ये आपको बात याद रहे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना। अगेन ये बहुत एक पॉपुलर टॉपिक है, एक बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, जो कि आपको GS2 के पेपर में पूछा जा सकता है, मेंस में। अब ये जो है स्वीप की हम बात करें, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसका मेन गोल क्या है कि भी सही मायने में एक जन भागीदारी बनाना, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना, ताकि हम जो एलिजिबल सिटीजन हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं फॉर वोटिंग, उनको हम और परसुएड कर सके ताकि वो आगे आए और आगे आके वो वोट करें, ठीक है, और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके इलेक्शंस के टाइम पे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तो नहीं कह सकता ना कि आप उस ए पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें या उस बी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें। उनका काम है लोगों को ये अवेयर करना, मोबिलाइज करना कि आप वोट करें, चाहे आप नोटा भी क्यों ना करें, नन ऑफ द अबव भी क्यों ना करें, लेकिन आप वोट करें। अब लीगल प्रोविजन की हम बात करते हैं तो सेक्शन 79D जो है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये इलेक्टोरल राइट को डिफाइन करता है एज द राइट ऑफ अ पर्सन टू वोट या ना वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट अ पर्टिकुलर इलेक्शन। तो ये जो लॉ है ये इनेबल करता है, फैसिलिटेट करता है लोगों को वोट करने के लिए, लेकिन फोर्स नहीं करता वोट करने के लिए। और जो सेक्शन 135B है ऑफ द RP एक्ट, ये ग्रांट करता है पेड हॉलीडे टू एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और इवन एनी गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग एज वेल। बट सीक्रेसी हैज टू बी मेंटेन्ड। फ्री और फेयर इलेक्शन ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और डेफिनेटली अब यहाँ पे राइट ऑफ द इलेक्टर भी है कि वो अपना वोट विदाउट फेयर, विदाउट एनी फेवर वोट करके आए, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मजबूरी के। और इलेक्टोरल की आइडेंटिटी को हमको प्रोटेक्ट करना,
उसकी सीक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और अगर हम डिस्टिंग्विश करना शुरू कर देंगे, यानी कि हम अगर तमाम प्राइवेट कंपनीज अपनी वेबसाइट पे उन लोगों का नाम रखना शुरू कर देंगे, भी देखो ये 1000-1500 लोग हैं जो कि वोट नहीं किया है, और ये बाकी 3000 लोग हैं जिन्होंने वोट किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? फिर राइट टू इक्वालिटी वायलेट नहीं हो रही, जो अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है? बात सोचने वाली है। तो इम्पैक्ट ऑफ वोटर अवेयरनेस की बात करें तो देखिए, अभी 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पे लगभग 68% हमको वोटर टर्नआउट देखने को मिला, तो वो बहुत ही ज्यादा, इवन बीटिंग ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे 90% से ज़्यादा टर्नआउट देखने को मिलता है। चलो कोविड के कारण भी हमने देखा पीछे, कोविड के चलते चलो लॉकडाउन से, लेकिन इलेक्शंस तो फिर भी हो रहे थे, लेकिन इलेक्शंस के चलते भी काफ़ी लोग थे कि जो कि बाहर आके वोट कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वगैरह मेंटेन करके। तो इलेक्शन कमीशन बार बार फ्रॉम टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, लोगों को इंकरेज करता है, खास करके यंगस्टर्स को। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को समझाया जाता है कि भैया आप वोट करें। अब सही मायने में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, आपके पास ये राइट है, ठीक है। तो अब वोट करना भी बहुत जरूरी है और एथिकली वोट करना भी बहुत जरूरी है। तो वोटर्स को ये भी समझाया जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एमपी या एमएलए या कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको खरीदने की कोशिश करे, आपको कोई ब्राइब देने की कोशिश करे, तो आपने उसकी बातों में आके, प्रेशर में आके वोट नहीं करना। चलिए अगला आर्टिकल। तो दोस्तों आर्टिकल का यहाँ पे जो क्लिप है वो मैंने कुछ और डाल दिया। बेसिकली आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में से है। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल प्रताप भानु मेहता का था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात करी गई है? बात यहाँ पे करी गई है जो अमेरिका ने टैक्स सैंक्शंस लगाए हैं चाइना के ऊपर, उसके बारे हम यहाँ पे बात करेंगे। अब हम बात करें तो अमेरिका ने रिसेंटली बिल पास किया था, द चिप्स एंड साइंस एक्ट। अब मोटे तौर पर इस बिल में क्या बात करी गई है? अब इस बिल में अमेरिका ने एक फर्म एक्शन लेने की बात करी है कि कैसे चाइना की जो सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री है उसको कैसे क्रिपल किया जा सकता है। देखिए अमेरिका ने क्या बोला है? अमेरिका ने बोला है कि जो सॉफ्टवेयर है, मशीन्स हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, किसी भी तरह से ये चाइना के पास नहीं जाएंगी, ठीक है। ताकि अब इन चीजों के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, मशीन्स के जरिए, सेमीकंडक्टर चिप्स के जरिए चाइना अपने सुपर कंप्यूटर्स को पावर करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को पावर करता है। तो ये जो क्रिटिकल इनपुट्स हैं ये चाइना नहीं जाएंगे, हम इस पर बैन लगा रहे हैं और सैंक्शंस लगाए हैं। और साथ में जो उनके जो, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम ताइवान की बात करें, ताइवान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया भर की सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में की जाती है। उसके बाद फिर साउथ कोरिया भी है, चाइना में भी बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बहुत सारे फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि चाइना की फैक्ट्रीज में असेंबल किए जाते हैं। और चाइना बहुत हेविली इन्वेस्टेड भी है। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे बहुत रिच मिनरल वेल्थ है, जहाँ पे इस तरह के रेयर और ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं। तो अमेरिका ने गुजारिश करी है अपने बाकी अलायंस को भी कि भाई आप भी ये सारा का सारा जो रॉ इनपुट सामान है चाइना को नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये बात यहाँ पे सामने आई है, अब इसका क्या इम्पैक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि अमेरिका क्या कहना चाह रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सिर्फ हमारा ही हक है, वो सिर्फ हमारी ही टेक्नोलॉजी है। यानी कि अब आने वाले समय में कोई भी नई डिस्कवरी हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार रहेगा, ठीक है। चलो इस बात को हमने मान लिया कि चलो चाइना इन टेक्नोलॉजीज़ का बहुत मिसयूज़ करता है, दुरुपयोग करता है। हमको ये भी पता है कि बहुत सारे देश इस बात से खुश भी होंगे, चाइना और अमेरिका का जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उस बात से बहुत खुश भी होंगे कि कैसे हमको इस बात से लेवरेज मिल सकता है। इनफैक्ट बहुत बार, बहुत आर्टिकल्स में मैंने ये भी बात कही है कि इंडिया को इस बात की बहुत टेंशन रहती है कि अगर हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहना एक, देखिए ये तो पार्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का, ये तो अमेरिका ने ही हमको पढ़ाया था ना कि ग्लोबलाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो, ट्रेड इंटीग्रेशन को बढ़ाओ, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस, फ्री फ्लो ऑफ पीपल, सर्विसेज, ओपन इकोनॉमीज। तो आज कहाँ पे है वो ग्लोबलाइजेशन? तो क्या अमेरिका चाइना का रास्ता फॉलो करने की बात कर रहा है? देखिए चाइना आज के टाइम पे एक सुपर पावर है, इस बात को हम वी कांट डिनाई दैट फैक्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका का जो फेथ है, तो कहीं ना कहीं क्या ये प्रोटेक्शनिज्म वाली बात नहीं आ गई? और यहाँ पे प्रताप भानु मेहता अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका का जो फेथ है इंटरडिपेंडेंस पे, ग्लोबलाइजेशन पे, क्या वो कम हो रहा है? अब 21वीं सदी की बात करें, आज अभी 21वीं सदी को शुरू हुए को कितने साल हुए हैं? अभी 22 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और आज के टाइम पे जो दुनिया है वो ज्यादा मिलिटराइज्ड है, प्रताप भानु मेहता कहते हैं, एज कंपेयर टू द 20th सेंचुरी, ठीक है। यानी कि आज के टाइम पे डिप्लोमेसी करना, ट्रेड करना और मुश्किल हो रहा है
अगेन यहाँ पे उनके व्यूज हैं। अब ऑफ कोर्स अब ऐसा तो कहना कि बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया वो बात सही नहीं है, बट उनके व्यूज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये कानून जो निकाला है, अमेरिका ने जो टैक्स सैंक्शंस लगाए, इसका क्या फायदा। अब आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की हम बात करें ऑफ द सैंक्शंस, देखिए या तो हम बात करें कि भाई अगर अगर अमेरिका यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ बनाना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को स्केल अप करना चाहता है फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर गुड और फॉर द सेक ऑफ ग्लोबल गुड, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाना चाहता है जो कि क्लाइमेट चेंज के प्रति काम आएंगी, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के प्रति काम आएंगी, ऐसी बात तो यहाँ पे नहीं है। कोई चाइना और अमेरिका के बीच में अभी आज के टाइम पे डायरेक्ट वॉर वाली सिचुएशन भी नहीं है। तो अमेरिका ने अगर ये बात सामने रखी है, ये बिल सामने निकाला है, इसका एक ही अभी यहाँ पे जो एक यहाँ पे जस्टिफिकेशन सामने आता है वो यही है कि भी अमेरिका अपनी हेजेमनी को मेंटेन करना चाहता है विज़-अ-वी चाइना। तो कंपटीशन होना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन आप हेल्दी वे में कम्पीट करिए, है ना। आप चाइना को आप अंगूठा दिखाने के लिए, चाइना को आप डाउन करने के लिए अगर आप इस तरह के सैंक्शंस लगा रहे हैं और आप कहें कि भी अकेला आप ही कम्पीट करेंगे और आपके साथ कोई कम्पीट ना करे और आप अपनी दादागिरी झाड़ना चाहें, तो वो बात तो सही नहीं है। कुछ देश हैं वो इस बात से काफ़ी फायदा भी उठा सकते हैं कि चलो चाइना और अमेरिका के बीच में जो भी कंपटीशन चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, इससे हमको भी फायदा हो सकता है, लेकिन कब तक, है ना। अब इम्प्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या वही रास्ता चाइना का, रेड कैपिटलिस्ट कहा जाता है चाइना को, कि अमेरिका क्या वही रास्ता फॉलो कर रहा है, फ्यूजिंग कॉर्पोरेट ऑफ इन फ्यूजिंग कॉर्पोरेट एंड स्टेट पावर इन वेज दैट विल रिसेंबल चाइना। तो ये एक बहुत क्रूअल माइंडसेट यहाँ पे अमेरिका अपनी तरफ से रिवील कर रहा है। कहा जाता है यहाँ पे प्रताप भारू मेहता कह रहे हैं कि एक तरह से कलोनियल माइंडसेट वाली बात होगी, ठीक उसी तरीके से जैसे 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज थे, है ना, चाहे वो स्पेन था, फ्रांस था, पोर्चुगल था, ब्रिटेन था, वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे कैसे वो मिनरल वेल्थ को कंटेन कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो। तो आज 21वीं सदी में क्या ये कॉलोनियल माइंडसेट हम देख रहे हैं अमेरिका का, ये बात यहाँ पे हमारे सामने आई है, ठीक है। तो यानी कि अमेरिका क्या चाह रहा है कि भाई सिर्फ हमारे पास इन टेक्नोलॉजीज का फायदा हो, सिर्फ हम ही लीडर्स हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे वो इस तरह की तमाम टेक्नोलॉजीज हो, उसमें सिर्फ हमारा ही फायदा हो, बाकी सबका फायदा हो, और बाकी सब जो देश हैं दुनिया भर में वो हमारे पे डिपेंडेंट रहे और हमारे सामने हाथ जोड़ें कि भाई हमको भी ये टेक्नोलॉजीज चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आज के ज़माने में इतना ईजी होगा। हम डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, डी कपलिंग की बात करते हैं, अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात भी नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, अभी चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है, चाइना ने कितना इन्वेस्ट अफ्रीका में करा हुआ है। तो चाहे वो हम अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड की बात करें, मैरीटाइम सिल्क रोड की बात करें, अब चाइना की इतनी इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज में जो है, तो कहीं ना कहीं चाइना का जो कैपिटल है, चाइना जो इन्वेस्ट कर रहा है इतने सारे पैसे, खास करके उन देशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में, अबंडेंस में ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो अगर ये कंपटीशन अमेरिका और चाइना के बीच में बढ़ता है और अमेरिका ऐसे सैंक्शंस अगर चाइना के ऊपर लगाता है, तो उसका प्रभाव चाइना के इन प्रोजेक्ट्स पे भी पड़ेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में, उस पर भी पड़ेगा। तो ये बात अच्छी नहीं है। तो द कंट्रीज जो कि अभी इन्वेस्टमेंट्स रिसीव कर रही हैं फ्रॉम चाइना, दे स्टार्ट टू लूज आउट। तो अब इसके चलते अगर ये स्टेप उठाया जाता है, जो कि अब अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा है, इसके चलते बहुत अनसर्टनिटी भी रहेगी सप्लाई चेन्स में। अब देखिए, आप गाड़ी लेने अगर जाएंगे, है ना, तो आपको ये कहा जाएगा जी अभी सप्लाई साइड इश्यूज आ रही हैं, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, 18 मंथ्स का 20 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है ना। अब हैरानगी की बात है कि ये तो 90s का तो टाइम नहीं है कि आप मारुति लेने जा रहे हैं तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज आप किसी भी स्टोर में चले जाए गाड़ी लेने के लिए तो आपको ये कहा जाएगा कि भी अभी पीछे से सप्लाई साइड इश्यूज आ रहे हैं। क्यों सप्लाई साइड इश्यूज आ रहे हैं? बिकॉज सप्लाई साइड चैलेंजेस आ रहे हैं एज फार एज द चिप्स आर कंसर्न, एंड दैट इज कमिंग सिंस द टाइम्स ऑफ द पैंडेमिक। अब उसके बाद अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई आ जाती है। अब अगर इस कानून के जरिए, सैंक्शंस के जरिए अगर चाइना के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाती है कि चाइना के पास ये चिप्स, ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स अगर एक्सपोर्ट नहीं करे जाते हैं, तो अब दुनिया भर में इतनी जो असेंबली हो रही है, सारी की सारी असेंबली तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, ऑटोमोबाइल्स की सिर्फ ताइवान में तो नहीं हो रही ना, साउथ कोरिया में तो नहीं हो रही ना, बहुत ज़्यादा तो चाइना में भी हो रही है। तो अगेन इसे सप्लाई साइड चैलेंजेस आएंगे, राइट। अब एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो अब देखिए कंपटीशन, अब बात आती है कि भाई आपने क्लाइमेट चेंज जैसे इशू के ऊपर अगर लड़ना है, क्लाइमेट चेंज की जहां पे आपने बात करनी है, आपने ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, आपने इस तरह के ट्रांजिशन की जब बात करनी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के क्रिटिकल इश्यूज पे कोऑपरेशन दिखाइए, कंपटीशन नहीं। तो ये कंपटीशन जो है टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, थोड़ा सोचने वाली बात है कि अमेरिका क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हेल्पफुल रहेगी ताकि वो इजीली ट्रांजिट कर सकें टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। और अगर वो कर भी रहा है
तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका के द्वारा, क्या सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी दिखाने के लिए है, या वो वाकई में ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए है? चलिए, सो कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, अभी आज के टाइम पे हम एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल क्राइसिस देख रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हम कॉलोनियल टाइम्स की तरह आज के टाइम पे दो देश एक दूसरे के साथ compete करें, है ना। तो वो एटीट्यूड जैसे यूरोपियन पावर्स का था, यूरोपियन कंट्रीज का था 18-19 सेंचुरी में, वो हम चीज़ नहीं चाहते हैं। नेशनलिज्म वाली बात अभी हम नहीं चाहते कि कौन ज़्यादा सुप्रीम है, कि कौन कम सुप्रीम है। अभी हमको क्या चाहिए? अभी हमको चाहिए ज़्यादा कोऑपरेशन, सारे देश कोऑपरेट करें। ग्लोबल गवर्नेंस की बात आती है, बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है यूएन को, यूएनएससी को, ग्लोबल गवर्नेंस को, ताकि कैसे जो आजकल के जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं हमारे सामने, उसको हम डील कर सकते हैं। And the major critical issue in front of us right now is definitely climate change, whether it's the economic crisis, ecological crisis, whether that's the Russia-Ukraine war, whether that's the recessionary trends which Europe is seeing. These are all issues which should be concern for the global humanity. तो दिस कंपटीशन की जो भावना है, इसको यहाँ पे नहीं हमने सामने लेके आना, और हमने कोऑपरेशन को ज़्यादा बढ़ाना है। चलिए, सो दोस्तों, जाने से पहले एक लास्ट आर्टिकल आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, तो क्योंकि दिवाली का टाइम है तो यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स की बात आ जाती है। बहुत ही ब्रीफ तरीके से आपके साथ में एक आर्टिकल ये बिजनेस लाइन में आया था, बिजनेस लाइन एक्सप्लेनर में आया था। तो दोस्तों, हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करें, देखिए ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिनका लो थर्माइट कंटेंट होता है, और अगर हम नॉइस की बात करें तो 30% लेस नॉइस ये क्रिएट करते हैं। इनमें बैरियम कंपाउंड्स नहीं होते हैं। अब बैरियम कंपाउंड्स होने के कारण जो पटाखे हैं, जो कन्वेंशनल पटाखे हैं, वो ज़्यादा एयर और नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ग्रीन क्रैकर्स क्या करते हैं? ग्रीन क्रैकर्स इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का एज एन ऑक्सीडेंट। ना अब इस बैन को इंट्रोड्यूस क्यों करा गया था? तो यहाँ पे एक बात को समझें कि अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में एक याचिका डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पे ये कहा गया था कि पटाखों के चलते बहुत प्रदूषण होती है, बहुत पोल्यूशन होती है। अब डेफिनेटली दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बार बार ये बात न्यूज़ में भी रहती है, चाहे वो स्टबल बर्निंग करके हो, चाहे वो पटाखों के करके हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके हो, दिल्ली की जो हवा है ज़्यादा क्लीन नहीं मानी जाती। तो अब ये बात तो अच्छी है कि भाई हवा को क्लीन रखने के लिए अगर हम दिवाली इको फ्रेंडली वे में बना सकें। अब बात ये करेगी थी कि पटाखों पे बिल्कुल बैन लगा दो, लेकिन वो भी बात ऑब्वियसली इतना पॉसिबल नहीं है ना। कितने सारे लोग हैं जो कि पटाखे बनाते हैं, जो कि पटाखे बेचते हैं, उनका क्या होगा अगर आप पटाखों पे बैन लगा दोगे? तो 2018 में क्या हुआ? 2018 में दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई पटाखे तो नहीं, जो कन्वेंशनल पटाखे हैं वो तो नहीं चलेंगे, लेकिन एक इको फ्रेंडली वे से आप दिवाली जरूर सेलिब्रेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कही थी। ठीक है, तो यानी कि जो लोग पहले पटाखे बना रहे थे, कन्वेंशनल पटाखे बना रहे थे, यानी कि अब क्या होगा कि पटाखों में बैरियम कंपाउंड्स, किसी भी किस्म का बैरियम कंपाउंड के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं एडेड होंगे, और पोटेशियम नाइट्रेट से पटाखे बनाए जाएंगे। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सिवाकसी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सिवाकसी में 90% से ज़्यादा, हमारे देश भर में जो पटाखे आप मार्केट्स में लेने जाते हैं, तो 90% से ज़्यादा जो पटाखे मैन्युफैक्चर होते हैं वो सिवाकसी में होते हैं। ठीक है, तो इसको कैपिटल ऑफ फायर क्रैकर्स इन इंडिया भी कहा जाता है, आपको ये बात पता हो। ठीक है, तो रिटेलर जो हैं अब वो कहते हैं कि भाई अब हम भी सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को ही सेल कर रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था। तो ठीक है, अब बच्चों ने पटाखे चलाने हैं, दिवाली का मौका है, डेफिनेटली अब बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि दिवाली ना खेलें, बच्चों का मन करता है दिवाली खेलने का। तो एक इको फ्रेंडली तरीके से अगर हम दिवाली खेल सकते हैं कि भाई देखो, कन्वेंशनल क्रैकर के चलते अब इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता था, लेकिन अगर अब 30% लेस नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, 30% लेस एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अब एक आम इंसान के लिए वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो ग्रीन क्रैकर है कि वो कन्वेंशनल क्रैकर है? तो यहाँ पे एक लोगो भी आता है, एक लोगो निकाला गया है CSIR और DD के द्वारा। ठीक है, तो वो जो लोगो है, वो लोगो आइडेंटिफाई करके आपको पता लग सकता है कि भाई वो ग्रीन क्रैकर है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑर्डर को इन्फोर्स कौन करता है? तो यहाँ पे ना जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वो इसको इन्फोर्स करते हैं ऑर्डर को, और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो रिटेल शॉप्स हैं वो सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को ही सेल कर रहे हैं। लेकिन अब ये ऑर्डर 2018 में आया था, 2020 में पैंडेमिक, 2021 में फिर अगेन चलो पैंडेमिक तो नहीं था दिवाली के आसपास, लेकिन एटलीस्ट लोग इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब इस ऑर्डर के आने के 2 साल बाद पैंडेमिक का टाइम था, डेफिनेटली बहुत सारे जो दुकानदार थे, जो पटाखे के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी नुकसान सहना पड़ा था। तो सही मायने से इस ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं करा गया इन द लास्ट 2 ईयर्स। नाउ यहाँ पे एक और बात हम समझें जो कि इम्पैक्ट है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। अब इस बैन से पहले जो हम सिवाकसी की बात करें, यहीं पे सारे पटाखे मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। लगभग 6000 करोड़ के पटाखे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। यहाँ पे एक बात समझें कि कम से कम 1000 यूनिट्स हैं यहाँ पे, जो कि 3 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं डायरेक्टली, और 5 लाख लोगों को इनडायरेक्टली।
ठीक है। और 2019 में द इंडस्ट्री लॉस कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन हैपनिंग टुवर्ड्स ग्रीन ट्रैकर्स। एकदम से विद इन 3-4 मंथ्स, 2018 अक्टूबर की बात है कि ऑर्डर आया था, तो एकदम से आप विद इन 1 ईयर ये ट्रांजिशन करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। और उसके बाद पैंडेमिक आ गया, जिसके चलते उनकी जो प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा एग्रीवेट कर गई। चलिए, सो दोस्तों ये हमारी एडिटोरियल डिस्कशन थी आज की। और दोस्तों आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रहेगा, बिकॉज दोस्तों अगली हमारी जो एडिटोरियल डिस्कशन होगी वो होगी ट्यूसडे को। तो दिवाली का मौका है, तो थोड़े दिनों का हम ऑफ ले रहे हैं हमारी एडिटोरियल डिस्कशन से। बाकी दोस्तों आप सबको बहुत ज़्यादा दिवाली की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको दिवाली की, आपको और आपके लव्ड वंस को। एंड एंजॉय करिए अपने घर वालों के साथ दिवाली के फंक्शन को। और बाकी दोस्तों जाने से पहले बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि हमारा फ्री इनिशिएटिव है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग का, तो वाइल वॉचिंग द वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई देगा। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब इस टेलीग्राम चैनल में जैसे कि आप जानते हैं शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर पिन किया जाता है और साथ के साथ मॉडल आंसर भी पिन किया जाता है। और जो कल का क्वेश्चन था, अगर हम डीबीटी की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, तो बेस्ट आंसर वंस अगेन अक्साया का है, तो उसको हम पिन कर देंगे टेलीग्राम के ग्रुप में, अक्साया प्रभाकर जी का। वेरी वेल डन अक्साया। कल भी यानी कि परसों वाले क्वेश्चन का भी बेस्ट आंसर अक्साया का था। मैं मनमीत मैम का ये कहना था कि बहुत सारे जो बच्चों ने जो क्वेश्चन को आंसर करा है वो इफेक्टिवली ना क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाए हैं। जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी, जो क्वेश्चन का एक बहुत एक क्रिटिकल पार्ट था कि कैसे हम डीबीटी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस चीज़ को अच्छी तरह से बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए और आंसर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अक्साया ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस क्वेश्चन को कवर किया है, काफ़ी सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर करें, तो आप इस आंसर को जरूर पढ़िएगा अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर। एंड दोस्तों बाकी दिवाली है तो हमारे यहाँ पे एक स्पेशल कोड है स्लीपी दिवाली का, जिसके चलते आप हमारे सारे ही कोर्सेज पे 33% ऑफ अवेल कर सकते हैं। तो अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं, जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी 2023 मेंटरशिप कोर्स, तो दोस्तों इस पे आपको एक बहुत हेवी डिस्काउंट 33% का है। यानी कि अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूं, पहले 33,999 की थी, अभी डिस्काउंट के बाद 22,949 के आपको पड़ेगा। कंप्लीट जीएस सिलेबस आपका यहाँ पे कवर्ड होगा और आपको ये जो अमाउंट आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। और ये कोड केवल 25 अक्टूबर तक वैलिड है, यानी कि ट्यूसडे तक वैलिड है। और आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 18008903 पे कॉल कर सकते हैं और आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एडवांस में फिर से एक बार दिवाली विश करूंगा। विश यू ऑल, विश यू एंड योर लव्ड वंस, आपके फैमिलीज को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। भगवान आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और दोस्तों स्लीपी आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। बाकी दोस्तों मैं आपसे लेता हूं इजाजत और एडिटोरियल डिस्कशन में हम मिलेंगे ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।